हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 17 जुलाई के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा कुम्मी लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एसएससी के द्वारा पूछे गए लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में कुथु कुथु नृत्य भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और बम्बर बम्बर नृत्य भी तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और कावड़ी अट्टम ये तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं। चरी, कालबेलिया और दोस्तों घूमर और कठपुतली और दोस्तों भवाई। ये कहाँ के? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं जो एसएससी के द्वारा अभी हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं। कर्मा, जवारा और दोस्तों तेर ताली, भगोरिया और दोस्तों मटकी और माच। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और झारखंड के मुंडा हो गया, झूमर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, राजस्थान का घूमर है और झारखंड का झूमर। ठीक है, और छऊ लोक नृत्य एसएससी जरूर पूछती है अपने किसी न किसी एग्जाम में। और पाइका भी झारखंड का लोक नृत्य है, और फगुआ। तो दोस्तों, इसी तरीके से सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी लोक नृत्य इन सभी ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की जानकारी आपको वीडियो में देते रहेंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और लाइक करने में आपको बस लाइक बटन पर क्लिक ही करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए कथन दिया है मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और बी कथन दिया है शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और सी कथन दिया हुआ है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, कथन ए की बात करते हैं। जो मौसमी बेरोजगारी है वो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप खुद सोचो, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि क्या जो मौसम के अनुसार बेरोजगारी आती है क्या वो शहरी क्षेत्रों में ही पाई जाएगी? तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्यों, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पाते हैं। दूसरे कथन पर शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप खुद बताओ, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोग पाए जाते हैं? क्या शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोग नहीं पाए जाते हैं? तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया। दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं रखा गया है, क्योंकि भाग 3 है क्या है? गैर वाद योग्य है, वाद योग्य है और गैर परिवर्तनीय है, पूर्ण है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य। भाग 3 वाद योग्य है, मतलब यहाँ पर हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 में दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है?
तो ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भाग 3 में मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया है तो कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें बाद में जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने सिफारिश की थी और उनकी सिफारिश के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन, कौन से 42वें संविधान संशोधन के, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 को। कब हुआ था दोस्तों, ये 1976 को हुआ था। इसके द्वारा इन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया था और इन्हें कौन से भाग में रखा गया था दोस्तों, इन्हें भाग 4 के ए में रखा गया था। इन्हें भाग 4 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी भंडारण में समस्या, ऑप्शन सी मूल्य का माप, ऑप्शन डी आस्थगित भुगतान का मानक। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भंडारण में समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 है। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि ये जो सूत्र दिया हुआ है ये किसका सूत्र है, किस कार्बनिक यौगिक का सूत्र है। ऑप्शन ए मैथ कैथिनोन, ऑप्शन बी प्रोपियोफेनोन, ऑप्शन सी एसिटोफिनोन, ऑप्शन डी बेंजोफेनोन। तो दोस्तों ये सही है, इसका आंसर ये बेंजोफेनोन का सूत्र है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा C6H5 किसका सूत्र है, बेंजोफेनोन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। अमृत, जिसके फुल फॉर्म है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, तो ये अमृत मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए सीवरेज के बाद जल आपूर्ति, ऑप्शन बी बिजली और बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी शहरी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीवरेज के बाद जल आपूर्ति के लिए ही अमृत मिशन जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। वर्ष 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। दोस्तों सबसे पहले 1932 में देखो 1932 में पूना समझौता हुआ था। क्या हुआ था, पूना समझौता। वर्ष 1932 में क्या हुआ था, पूना समझौता। और ये किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी के और भीमराव अम्बेडकर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब ये पूना पैक्ट हुआ क्यों था। जो अंग्रेज सरकार थी वो हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक यानी कि जो जिनको मतलब जो छुआछूत से की समस्या से परेशान थे, जो छुआछूत की समस्या से जूझ रहे थे। ठीक है, और हिंदू समुदाय को उन अल्पसंख्यकों को अलग अलग समुदाय में बांटने का काम कर रही थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन कर लिया था। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन कर लिया था तब BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, पूना समझौता। और इस समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं छुआछूत वाली समस्या को भारत से ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने ये बात स्वीकार कर ली थी और हिंदू समुदाय में ही जुड़ गए थे सभी के सभी अल्पसंख्यक यानी कि छुआछूत वाले। ठीक है, हाँ दलित वर्ग के जितने भी लोग थे। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए महात्मा गांधी ने क्या करा था, उसके लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी किसान सभा, ऑप्शन सी अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी युगांतर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गदर पार्टी। सोहन सिंह भकना और हरदयाल गदर पार्टी के ही सदस्य थे, ये इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, और दोस्तों इससे पूछा गया अभी हाल ही में SSC के द्वारा क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी सन 1913 ईस्वी को
गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। और अगर पूछा जाए ये कौन से सन में आया था, तो ये आया था 629 ईस्वी में आया था, 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, और दोस्तों इसके द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट पुस्तक कौन सी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सीयू की। ठीक है दोस्तों, आइए हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों जो हर्षवर्धन था ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, मतलब इसके बाद भारत पर किसी भी हिंदू सम्राट ने शासन नहीं किया। ठीक है, ये कौन से वंश का शासक था? तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन को एकमात्र शासक पराजित, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन, सिर्फ और सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही हर्षवर्धन पराजित हुआ था, बाकी हर्षवर्धन को और किसी ने पराजित नहीं किया था। ठीक है, और दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में एक राजकवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे या किसके राजकवि थे, तो ये हर्षवर्धन के कवि थे। और दोस्तों इन्होंने 2 पुस्तक, एक तो हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी, ये दोनों ही पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, और ये दोनों ही पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस क्वेश्चन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पैरालंपिक खेलों में भारत की रैंक थी 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों पैरालंपिक 2020 जो हों ये टोक्यो में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में। ठीक है, और दोस्तों इनमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें 19 पदक जीते थे। कितने? 19 पदक जीते थे। इन 19 पदक में से स्वर्ण कितने थे? स्वर्ण पदक कितने थे? दोस्तों स्वर्ण पदक की संख्या थी 5, और रजत पदक कितने थे? तो रजत पदक की संख्या थी 8, और दोस्तों कांस्य पदक कितने थे? तो कांस्य पदक की संख्या थी इसमें 6। तो कुल मिलाकर भारत ने पैरालंपिक 2020 में जो टोक्यो में आयोजित हुआ था उसमें 19 पदक जीतते थे। ठीक है, और 19 पदक जीतने के साथ ही ये 24वीं रैंक पर रहा था भारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। शहीद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी सरोद। तो दोस्तों ये किससे जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर सी सितार से जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सुमेरा अब्दुल अली, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जादव पायेंग, ऑप्शन डी अनिल प्रकाश जोशी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी रुबीडियम। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन तत्व समूह 1 से संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी दी हुई धातुएं ये क्षार धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन इनके साथ में कोई भी गुण साझा नहीं करता इस प्रकार का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान है, कहाँ स्थित है ये? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जाए तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1905 को। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई थी जो दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। तो दोस्तों
ये करता है अनुच्छेद 79, भारत की द्विसदनीय संसद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 79 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 49 की बात करूं तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 49। ठीक है, और अनुच्छेद 59 की बात की जाए तो अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तों से संबंधित है, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तों से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 49। दोस्तों संच्छेद 89 की बात करूं तो ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता एग्जाम में इन्हीं ऑप्शन से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सत्यराम रियांग को होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा से संबंधित है ये। और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था? पद्मश्री पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में। और दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सॉरी दोस्तों, अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वुचेरेरिया फाइलेरिया कृमि से संबंधित है। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है ये इधर इनके बायोलॉजिकल नाम है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाम है ये इनके, और ये इनके जो प्रचलित नाम है, मतलब जिनको वैसे ही नाम ले लेते हैं। ठीक है, प्रचलित नाम है जो, ठीक है, ये इधर वे नाम दिए हुए हैं। तो वुचेरेरिया जो हो फाइलेरिया कृमि से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी एंकिलोस्टोमा पिनवॉर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी टेनिया फीता कृमि से संबंधित है, ऑप्शन डी एस्केरिस राउंड वार्म से संबंधित है। तो दोस्तों देखो, जो टेनिया बायोलॉजिकल नाम है उसको आमतौर की भाषा में फीता कृमि कहते हैं, और दोस्तों जो एस्केरिस है उसको आमतौर की भाषा में राउंड वार्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एंकिलोस्टोमा को पिनवॉर्म के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो एंकिलोस्टोमा को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है हुक वर्म के नाम से, हुक वर्म के नाम से जाना जाता है। किसको? एंकिलोस्टोमा को। अब दोस्तों जब पिनवॉर्म एंकिलोस्टोमा के नाम से नहीं जाना जाता है तो फिर पिनवॉर्म किसका नाम है, मतलब पिनवॉर्म का बायोलॉजिकल नाम क्या है? ठीक है, पिनवॉर्म का बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो इसका बायोलॉजिकल नाम है दोस्तों एंट्रोबियस वर्मिक्यूलिस। ठीक है दोस्तों, ये इसका बायोलॉजिकल नाम हो गया पिनवॉर्म का। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में सबसे लोकप्रिय योजक है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट। दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको और मतलब आमतौर की भाषा में इसको खाने का सोडे के नाम से भी जाना जाता है। खाने का सोडा, जो खाने का सोडा आता है उसके नाम से जाना जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कि दक्षिणी श्रृंखला में माव सिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है? ऑप्शन ए शिवालिक की, ऑप्शन बी खासी पहाड़िया की, ऑप्शन सी अरावली की, ऑप्शन डी नीलगिरी की। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में मावसिनराम में दुनिया की सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं।
ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज जिस तरीके से इंडिया का अपना ध्वज है, उसी तरीके से ओलंपिक जब खेल होते हैं तो उसमें एक ध्वज फहराया जाता है, ठीक है। तो उस ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों उसमें होती है 5 छल्ले। कितने छल्ले होते हैं? 5, ठीक है। कौन कौन से कलर के होते हैं ये? तो दोस्तों ये होते हैं नीले, पीले और हरे, लाल, काले रंग के, ठीक है। नीले, पीले, हरे, लाल, काले रंग के होते हैं 5 छल्ले, ठीक है। दोस्तों ओलंपिक ध्वज को 1914 में, ठीक है, अपनाया गया था। और दोस्तों इसको फहराया कब गया था? तो 1920 में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था ओलंपिक खेलों में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 28 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? ऑप्शन ए इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी राजीव कुमार गुप्ता बनाम ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ, ऑप्शन डी केरल राज्य बनाम NM थॉमस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की बैलाडिल श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबे के लिए, ऑप्शन बी बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन सी लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन डी कोयले के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ की बैलाडिल श्रेणी, ठीक है, प्रसिद्ध है। दोस्तों बैलाडिल श्रेणी मतलब जो लौह अयस्क की ये श्रेणी है छत्तीसगढ़ की, इसको बैलाडिल श्रेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो लोह के खनिज के भंडार हैं और उनको जो खदानों से निकाला जाता है वो बैलों की सहायता से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम बैलाडिल श्रेणी रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और जानते हैं, देखो जो लौह अयस्क है वो किस किस राज्य में, मतलब लौह अयस्क के भंडार किस किस राज्य में है, ठीक है। तो किस किस राज्य में है? ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा में भी लौह अयस्क के भंडार काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। और कर्नाटक में है, ठीक है। और दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। दोस्तों तांबे की बात करते हैं तो तांबे के भंडार एक तो मध्य प्रदेश में है, MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों राजस्थान में है, राजस्थान में तांबे के भंडार हैं, ठीक है दोस्तों। और झारखंड में भी तांबे के खनिज के भंडार हैं, ठीक है दोस्तों। बॉक्साइट जो एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, इसके जो भंडार है वो कहाँ कहाँ है? एक ओडिशा में है दोस्तों, गुजरात में है, मैं इसको GT से लिख रहा हूँ। और दोस्तों झारखंड में है, GH से लिख रहा हूँ इसको मैं, झारखंड, ठीक है। महाराष्ट्र में MH, ठीक है। और छत्तीसगढ़ CHH, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, जिससे कम टाइम वेस्ट हो। और दोस्तों कोयले के भंडार ओडिशा में है एक तो, ठीक है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों और कहाँ पर है? तो और है झारखंड में है, ठीक है, झारखंड JH, ठीक है। और दोस्तों तेलंगाना में है, तेलंगाना में भी है। और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है दोस्तों। अमीर खुसरो की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है तुगलकनामा, ठीक है। ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने लिखी है। और दोस्तों अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तारीख अल हिंद, ठीक है। और दोस्तों इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है रिहिला द ट्रेवल्स, ठीक है, रिहिला द ट्रेवल्स, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर प्रोग्राम किस कक्षा के छात्रों के लिए है? ऑप्शन ए 6 से 12 के लिए, ऑप्शन बी 1 से 5 के लिए, ऑप्शन सी कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए, ऑप्शन डी कक्षा 6 से 8 के लिए। तो दोस्तों ये है कक्षा 9 से 12 के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से कहाँ व्यापक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी लद्दाख।
तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। तो दोस्तों ऐसे ही एसएससी सीजीएल के और प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।